30 मई 1930 टिहरी रियासत के पश्चिमी छोर पर बसे चांदा डोगरी के पास ही तिलाड़ी के मैदान में जौनपुर के लोग आज़ाद पंचायत के लिए जुट रहे थे। लोगों की मुट्ठियां भिजी हुई थी और चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। कुछ ही दिन पहले रवाई क्षेत्र के लोगों ने अपनी आज़ाद पंचायत बनाकर घोषणा कर दी थी कि जंगल पर पहला अधिकार जंगल के बीच में रहने वाले लोगों का होगा। रवाई में क्रांति की ऐसी लहर दौड़ी कि राजा के अधिकांश कर्मचारी वहां से भाग गए। लोगों ने अपनी एक समानांतर सरकार बना ली और पूरे रवाई क्षेत्र को आज़ाद पंचायत घोषित कर दिया गया, यानी सभी कानून अब पंचायत से तय होने थे। लेकिन टिहरी के राज परिवार को ये बात कैसे हजम होती? लिहाजा नत्थू सिंह सजवान के नेतृत्व में राजा के सिपाही लोगों की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। इसके विरोध में और भी ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल आए। तिलाड़ी का मैदान अब पहले से भी ज़्यादा भर गया था। इस मैदान में एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ खाई, जिसके नीचे यमुना नदी अपने पूरे वेग में बहती थी। सैकड़ों लोग तिलाड़ी के इस मैदान में हुंकार भर रहे थे जब सेना की हथियारबंद टुकड़ियों ने उन्हें तीनों तरफ से घेर लिया। लोग कुछ संभल पाते उससे पहले ही राजा के दीवान चक्रधर जुयाल ने अपनी जेब से एक सीटी निकाली और उसे जोर से बजा दिया। बंदूक ताने सिपाही मानो इसी सीटी की आवाज़ के इंतज़ार में थे। इधर सीटी बजी और उधर धाएं धाएं की आवाज़ों से पूरी घाटी गूंजने लगी। पहाड़ के इस तिलाड़ी मैदान में जलियांवाला बाग जैसी घटना का दोहराव हो रहा था। कुछ प्रदर्शनकारी लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़े तो उन्हें नीचे से गोली मार दी गई। कुछ इस अफरा तफरी में यमुना में कूदने के चलते मारे गए। कुल 400 राउंड फायर हुए, जिसमें कई लोगों की शहादत हुई। कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिनमें से 16 लोगों की जेल में मौत हुई। उनके शवों को क्रूर शासन ने बोरों में भरकर भिलंगना नदी में फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आज मैं आपको बताऊंगी कि जब पहाड़ की शांत वादियों में जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को दोहराया गया तो आखिर हुआ यूं था। इस क्रूर हत्याकांड को बहुत समय तक दबाए रखने की कोशिश की गई, लेकिन देहरादून से प्रकाशित होने वाले गढ़वाली अखबार के संपादक विशंबर दत्त चंदोला ने इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग की और तब दुनिया के सामने आया कि टिहरी रियासत में जलियांवाला बाग की पुनरावृत्ति हुई है। गढ़वाली अखबार के अलावा ये खबर लाहौर से निकलने वाले अंग्रेज़ों के सबसे बड़े अखबार सिविल एंड मिलिट्री गजेट में भी प्रकाशित हुई। इसके साथ ही कोलकाता से निकलने वाले इंग्लिशमैन, जो बाद में स्टेट्समैन के नाम से जाना जाने लगा, और पायनर अखबार में भी ये खबर प्रकाशित हुई। इंग्लैंड में तो लगभग हर अखबार ने रवाई कांड की खबर छापी, लेकिन टिहरी के राजा ने देहरादून कोतवाली में गलत खबर छापने के आरोप में विशंबर दत्त चंदोला जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें 11 साल की सजा भी सुना दी गई, जिसे बाद में घटाकर 5 साल किया गया। अखबारों में तिलाड़ी कांड की खबर छपने से ये बात पूरे देश को मालूम चल गई थी कि टिहरी रियासत के एक बड़े हिस्से में कई दिनों तक आज़ाद पंचायत ने समानांतर सरकार चलाई। इस आज़ाद पंचायत का सपना आखिर रवाई जैसे अति दुर्गम क्षेत्र के लोगों ने कैसे देखा? इस पटकथा की बुनियाद आखिर कैसे और कहां से पड़ी? इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत ने वन संपदा के दोहन के अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। इसी क्रम में टिहरी रियासत ने भी साल 1885 में वन बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की। साल 1927 में रवाई घाटी में भी वन बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें ग्रामीणों के जंगलों से जुड़े हक हकूक समाप्त कर दिए। वन संपदा के प्रयोग पर टैक्स लगाया गया और पारंपरिक त्योहारों पर भी रोक लगा दी गई। एक गाय, एक भैंस और एक जोड़ी बैल से अधिक मवेशी रखने पर प्रति पशु 1 रुपये सालाना टैक्स वसूला जाने लगा। इससे स्थानीय लोगों में रोष बढ़ने लगा था। ये राजशाही का वो दौर था जब टिहरी रियासत की जनता कर यानी टैक्स के बोझ से लगातार दबे जा रही थी। लगभग हर चीज़ पर टैक्स निर्धारित कर दिया गया था। ओताली, गयाली, मुयाली, नजराना और दाखिल खारिज जैसे टैक्स तो थे ही। इनके अलावा राज दरबार में मांगलिक कार्यों पर दिया जाने वाला देन खेन आड़त, भांग पीने के लिए अगर किसी ने चिल्लम रखी है तो उस पर चिल्लम का टैक्स, शराब पीने पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, वनों के चालान और चुगान पर टैक्स, मदारी का खेल दिखाने और देखने पर टैक्स,
राजघराने के घोड़े, खच्चर, गाय और भैंस भरपेट चारा खा सके, इसके लिए पाला बिसाऊ नाम का टैक्स। इन तमाम तरह के कर चुकाने के साथ ही हर परिवार को 4 पाथा चावल, 2 पाथा गेहूं, 1 सेर घी और 1 बकरा टिहरी में राजमहल को देना होता। न देने वाला दंड का भागी होता था। 1930 में राजा ने जंगलों में मुनारबंदी शुरू करवाई। इसमें किसानों से गायों को जंगल में चराने का अधिकार तक छीन लिया गया। राजा ने हुक्म दिया कि गाय बछियों के लिए सरकार नुकसान नहीं उठाएगी। जो उन्हें नहीं पाल सकते वो अपने जानवरों को पहाड़ी से नीचे गिरा दे। ये शब्द आम किसान के दिलों को चीरने के लिए काफ़ी थे। इसके बाद ही वहाँ की जनता ने आज़ाद पंचायत का नारा दिया और राजशाही के समानांतर आज़ाद पंचायत की घोषणा कर दी। आज़ाद पंचायत का ये यूटोपियन सा लगने वाला ख्याल आखिर गांव के लोगों को कहाँ से आया, इसके बारे में कुछ पुख्ता तो कुछ किंवदंती सरीखे किस्से मौजूद हैं। बताते हैं कि मध्य प्रांत और बम्बई प्रांत में वन कानून तोड़ने की खबर सुनकर रवाई क्षेत्र के लोग उत्साहित हो गए और नगान गांव के हीरा सिंह, कसेरू गांव के दयाराम और खमुंडी गौडर के बैजराम ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। रवाई के लोग राज परिवार द्वारा लगाए गए तमाम करों से पहले ही बेहद परेशान थे। राजा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में राजतर के लाला राम प्रसाद ने इन सभी लोगों को बम्बई और मध्य प्रांत में कैसे किसान एकजुट हुए इसकी खबरें दी। इससे जनता लामबंद होती चली गई और कुछ ही दिनों में रवाई के लोगों ने अपनी आज़ाद पंचायत बना डाली। उन्होंने घोषणा कर दी कि जंगल पर पहला अधिकार जंगल के बीच में रहने वाले लोगों का होगा। रवाई में क्रांति की ऐसी लहर दौड़ी कि अधिकांश राज्य कर्मचारी वहां से भाग गए। रवाई के लोगों ने अपनी एक समानांतर सरकार बना ली जो लोटे की छाप को मोहर बनाकर अपने आदेश पारित करती थी। आज़ाद पंचायत ने चांदा डोगरी को अपनी बैठकों के लिए चुना। स्थानीय थोकदारों ने पहले तो इन क्रांतिकारियों का अपने हित में इस्तेमाल करना चाहा और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो इन थोकदारों ने राजा के गुप्तचरों के रूप में काम किया। इस आंदोलन को देखते हुए राजा ने अपने भूतपूर्व वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी को बातचीत के लिए रवाई भेजा। बातचीत में रतूड़ी जनता की मांगों से सहमत हुए और उनकी मांग मानने का आश्वासन देकर लौट गए। लेकिन एक तरफ जहां ये बातचीत चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रवाई के अंतर्गत राजगढ़ी के एसडीएम सुरेंद्र दत्त ने आंदोलन के प्रमुख नेताओं पर वन हानि का मुकदमा चला दिया। ये मुकदमा वन विभाग के डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी द्वारा चलाया गया और आंदोलन के प्रमुख नेता दयाराम, रुद्र सिंह, राम प्रसाद और जमन सिंह को कारावास का दंड सुना दिया गया। राजगढ़ी से टिहरी कारावास तक इन आंदोलनकारियों को पहुंचाने के लिए 20 मई 1930 के दिन गिरफ्तार किया गया। इन्हें जेल ले जा रहे लोगों में स्थानीय पटवारी और कुछ सिपाहियों के साथ एसडीएम सुरेंद्र दत्त और डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी भी शामिल थे। ये लोग जब डंडियाल नामक गांव पहुंचे तो कुछ आंदोलनकारियों ने इन क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए एसडीएम सुरेंद्र दत्त और डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी आदि पर हमला कर दिया। डीएफओ ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और नगान गांव के ज्ञान सिंह, अजीत सिंह और जूना सिंह को गोली मार दी। इसके बाद मची भगदड़ में डीएफओ तो मौके से भाग गया, लेकिन एसडीएम सुरेंद्र दत्त को लोगों ने बंदी बना लिया। इन दिनों महाराजा नरेंद्र शाह यूरोप में अपने गले का ऑपरेशन कराने गए हुए थे। दीवान चक्रधर जुयाल को इस घटना की खबर लगी तो उसने रवाई के लोगों को सबक सिखाने की ठानी। दीवान ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर से आंदोलन की दमन हेतु शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति ले ली। इसी के बाद तिलाड़ी कांड को अंजाम दिया गया। आज़ाद पंचायत के गठन से जुड़ी एक और कहानी लोक में प्रचलित रही है। इस कहानी के अनुसार आज़ाद पंचायत की नींव पड़ने की शुरुआत कानपुर से होती है। कानपुर में साल 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके कुछ सालों बाद ही 1929 में ब्रिटिश सरकार ने देश भर से 32 कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ जेल में बंद कर दिया। इन लोगों की गिरफ्तारी का ये मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस नाम से इतिहास में दर्ज है। उस दौरान मेरठ और उसके आसपास के कुछ इलाकों में हैजा की बीमारी फैल गई थी, लिहाजा गिरफ्तार किए गए इन कम्युनिस्टों को देहरादून जेल में शिफ्ट किया गया। देहरादून रेलवे स्टेशन पर जब इन राजनीतिक कैदियों को लाया गया तो सड़क के दोनों तरफ लोगों ने फूल डालकर इनका स्वागत किया। स्वागत हरिद्वार रोड पर स्थित जेल तक हुआ। दून जेल में उस समय जौनपुर तिलाड़ी क्षेत्र के कई कैदी सजा काट रहे थे। इन लोगों ने सुना था कि कम्युनिस्ट कैदी मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, लिहाजा एक सहानुभूति उनके मन में कम्युनिस्टों के लिए पहले से ही थी। फिर हर दिन कम्युनिस्ट कैदी के साथ रहने से उन्हें 1917 में हुई रूसी क्रांति के बारे में पता चला। कम्युनिस्टों ने उन्हें सोवियत आज़ाद पंचायत के बारे में बताया, साथ ही उन्हें दुनिया के तमाम मजदूर आंदोलनों की भी जानकारी दी।
इसके बाद जब मामूली अपराधों में सजा काट रहे जौनपुर के ये कैदी जेल से बाहर आए तो उनकी आंखों में अपने क्षेत्र को सोवियत में बदलने का क्रांतिकारी सपना था। वो सीधे अपने क्षेत्र में गए और सोवियत की आज़ाद पंचायत के बारे में राजशाही से पीड़ित जनता को बताया। यहीं से तिलाड़ी के लोगों ने आज़ाद पंचायत का सपना देखा। ये भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने भी कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू किया। राजा नरेंद्र शाह की वो किताबें राजपुर रोड स्थित उनके परिवार की एक सदस्य की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि नरेंद्र शाह ने ये कहकर कार्ल मार्क्स की किताबें मंगवाई थी कि जिन किताबों ने सालों से गुलामी झेल रही प्रजा को विद्रोह की ताकत दी, आखिर देखा जाए उन किताबों में ऐसा क्या है। तिलाड़ी कांड से जुड़ा ये किस्सा आपके लिए लिखा था हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही अब आप थैंक्स का बटन दबाकर हमें समर्थन भी दे सकते हैं। हमें सहयोग करने के लिए आप हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर सब्सक्रिप्शन प्लान चुन सकते हैं ताकि हम लाते रहे पहाड़ों से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प किस्से। बारामासा।